नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मैं विजय चोपड़ा जी, एमडी। बहुत स्वागत है विजय जी। और बाज़ार एक बार फिर नई ऊँचाइयों पर, नए रिकॉर्ड स्तरों पर। अब हर दिन जब हम बाज़ार की चर्चा शुरू करें तो आप देखेंगे कि कोई न कोई एक नया रिकॉर्ड का होता है। तो इस माहौल में इस तरह के बहुत सारे पेज आपने पहले देखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे था, उन्होंने शायद इस तरह का दौर नहीं देखा होगा कि आप जिस दिन बात करें उसी दिन एक नई ऊँचाई है। तो ऐसे माहौल में एक निवेशक को करना क्या चाहिए? क्या उसे डरना चाहिए कि बाज़ार बहुत गया है? या उसे अ, जोश में कूद पड़ना चाहिए कि अच्छा बाज़ार चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है तो इस बहती गंगा में हाथ धोना है, पैसे लगाने हैं खूब ज़ोर-शोर से। इस समय ऐसे माहौल में एक निवेशक को और एक ट्रेडर को किस तरह से काम करना चाहिए? नमस्कार राजीव जी, धन्यवाद एक बार फिर से आपने आमंत्रित किया। शुक्रिया बहुत-बहुत और आपके सारे दर्शकों को भी बहुत-बहुत मेरी तरफ से नमस्कार और आभार कि मैं यहाँ पर आपने बोलने के लिए बुलाया। पहली चीज़ कि निश्चित रूप से ऐसे बहुत बार हमने यूफ़ोरिया देखे हैं, बाज़ार में तेज़ियाँ और मंदियाँ दोनों देखी हैं। मगर मैं थोड़ा कॉशियस इन्वेस्टर हूँ और मैं अपने आप को हमेशा कॉशियस बुल बोलता हूँ। हालाँकि मैं इंडिया स्टोरी पे अभी भी बहुत बुलिश हूँ, मगर कॉशियसली बुलिश हूँ इस समय पर, क्योंकि जब मार्केट का प्राइस टू अर्निंग 25-26 के लगभग जा रहा हो, इंडिया का जो मार्केट है वो दुनिया के सबसे महँगे मार्केट्स में है आज के डेट में वैल्यूएशन वाइज़। और हमने देखा जिस तरीके से मिड कैप, स्मॉल कैप में तेज़ी हुई, माइक्रो कैप में भी तेज़ी हुई, स्मॉल कैप छोड़िए माइक्रो कैप स्टॉक्स भी, जेपी एसोसिएट जैसे स्टॉक भी हम देख रहे हैं उसमें तेज़ी दिख रही है। ऐसी-ऐसी कंपनियाँ जहाँ पर कोई काम नहीं है, वहाँ पर अपर सर्किट लग रहे हैं। तो ये यूफ़ोरिया इसको अंग्रेज़ी में यूफ़ोरिया कहते हैं और ये यूफ़ोरिया बहुत दिन तक चलता नहीं है। और इस समय थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है। ऐसी कंपनीज़ में रहें जहाँ पर लेवरेज ना हो, जहाँ पर ओवरबॉट टेरिटरी में ना हो और ऐसे सेक्टर में जो कि निरंतर जहाँ पर कंज़म्पशन हो, वहाँ पर रहने की आवश्यकता है। हमारी मेरे को लगता है पिछले 3-4 मुलाकातों में आईटी के बारे में कई बार बात हुई और मैं हमेशा यही कहता रहा कि आईटी अच्छा लगता है, आईटी लेना चाहिए और अब आप देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एम्फैसिस जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि कंज़र्वेटिव सेक्टर्स में आप रहिए। यहाँ पर अगर डैमेज होगा भी तो कम होगा, स्टॉप लॉस अगर लगा हो तो बहुत जल्दी हम लोग नुकसान से बाहर निकल सकते हैं। मगर जहाँ पर यूफ़ोरिया पैदा हो गया, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं काफ़ी कंपनीज़ में जो मैंने जैसे पहले भी नाम लिया, यूफ़ोरिया पैदा हो रहा है, तो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बुक करके साइडलाइन्स पे बैठें। मैं हमेशा मानता हूँ जब कुछ समझ में नहीं आता तो आप गोल्ड सिल्वर ले सकते हैं, ईटीएफ के द्वारा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आरबीआई के बॉन्ड्स हैं, ट्रेडेबल बॉन्ड्स हैं, उसमें आप पैसा डाल सकते हैं और जब मार्केट समझ में नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि हम अपने कैश को कंज़र्व करें। हो सकता है कि यहाँ से 1-2 महीना, 3 महीना पार्टी और चलती रहे, हो सकता है, संभावना है कि आने वाले बजट तक या उसके बाद में भी हम चीज़ों को बढ़ता हुआ देखते रहें, मगर उसमें फँसना नहीं है, परेशान हो जाएँगे अदरवाइज़। तो मेरे राय से कंज़र्वेटिव कंपनीज़ में रहिए, आईटीसी में रहिए, ब अब हिंदुस्तान यूनिलीवर में रहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने कहा कि टीसीएस बहुत अच्छा लगता है, इन्फोसिस अच्छा लगता है, इन कंपनीज़ में रहिए। जो लार्ज कैप हैं, मुझे लगता है रिलायंस में रहने में कोई दिक्कत नहीं लगती। रिलायंस की जो दूसरी कंपनीज़ हैं, जियोफिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जियोफिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। जहाँ पर कोई हवा नहीं भरी हुई, जहाँ पे कोई गैस नहीं है, जहाँ पे फ्रॉथ नहीं है। तो राजीव जी, इस समय फ्रॉथ को पहचानना बहुत आवश्यक है और आप अपना चार्ट जो दिखा रहे हैं, इसमें बहुत क्लियरली निफ्टी के गैप्स हैं। अगर आप देखें तो निफ्टी के गैप्स लगभग 19,500 से हम देख रहे हैं कि ये जिस तरह से गैप अप होता चला गया है और हम 21,500 की ओर जा रहे हैं, तो 19,500 के लगभग भी एक गैप है। और इस गैप थ्योरी को हम नकार नहीं सकते, कहीं से भी बाज़ार वापस लौट के आता है और इन गैप्स को कवर करता है। ये एक सिद्धांत है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये होता है। वो कहाँ से आता है ये कहना बहुत मुश्किल होता है, बट ये गैप्स ज़रूर कवर होंगे। तो अपनी पोज़ीशंस को थोड़ा-सा मैं कहता हूँ कि अगर हेज कर सकते हैं, हेज भी करके चल सकते हैं। दूसरा प्रॉफिट बुकिंग निरंतर रूप से करते रहिए। जी। तो यहाँ पे यदि
जो अभी चाल दिख रही है उसका एक मन में रखें कि भई ये चाल कहाँ तक जा सकती है। जैसा आपने कहा कि शायद बजट तक चला जाए, लेकिन उसके बाद ये कहाँ से शुरू हुआ है हमें वो 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहला, अभी जैसे ही राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए, उसके बाद ये तेज़ी उभरी है और फिर दूसरी चीज़ जब फेडरल रिज़र्व की ओर से फैसला आया, तो उसके बाद इस तेज़ी को फिर एक अगला बूस्ट मिला। उसमें और नया जोश मिला। तो इन 2 बातों को बाज़ार कितना भुना चुका है, आगे इसमें कितना और दमखम, कितना और स्टीम इसके अंदर बचा हुआ है? राजीव जी, हम मैं हमेशा से ये मानता हूँ दैट मार्केट नोज़ इट ऑल। बाज़ार को सब पता होता है। हमें पता हो, ना पता हो, खबरों में, अखबारों में, न्यूज़ में बाद में आता है। मगर मार्केट की जो चाल है वो पहले एंटीसिपेट करती है। और जो फेडरल रिज़र्व ने कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, ये तो हम कहीं न कहीं इसका असम्पशन लगा ही रहे थे कि फेडरल रिज़र्व अभी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएगा। और बॉन्ड यील्ड्स का गिरना, ये भी एक बहुत सकारात्मक चीज़ है कि बॉन्ड यील्ड्स गिर गई हैं, क्योंकि ये डर लग रहा था कि अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ता जाएगा, किसी को भी 5% सवा 5% घर बैठे मिल रहा है गवर्नमेंट पेपर में, तो वो क्यों इक्विटीज़ में रिस्क लेगा? तो बॉन्ड यील्ड्स का गिरना इक्विटी मार्केट्स के लिए हमेशा अच्छा होता है। स्टेबिलिटी लेके आता है इक्विटी मार्केट्स के लिए। मगर चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंडिया हो, अभी 2 वॉर्स चल रही हैं, वो खत्म नहीं हुई। कोई भी खराब खबर आते ही मार्केट कोई बहाना ढूँढ लेगा गिरने का। तो ये ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार आई 3 राज्यों में, और ये बात भी लोग अटकलें लगा रहे हैं कि 300 तो आएँगे ही आएँगे, उसके ऊपर कितनी आएँगी? इस बात के ऊपर चर्चा चल रही है इलेक्शंस में कि ये तो बात पक्की है कि बीजेपी जीत रही है, मगर वो कितने बड़े मार्जिन से जीत रही है, उस बात पे लोग अब अटकलें लगा रहे हैं। इसमें क्योंकि सामने कोई मेजर विपक्ष का कुछ थ्रेट नहीं नज़र आ रहा इन इलेक्शंस के रिज़ल्ट के बाद। तो पर मार्केट्स का अपना सोचने का नज़रिया होता है, और बहुत समय तक मैंने देखा है कि बहुत समय तक गैप्स जो होते हैं इंडेक्स में, स्टॉक्स में तो फिर भी चल जाता है, इंडेक्स में बहुत समय तक गैप्स जो हैं वो नहीं रहते। तो कोई भी कारण बन सकता है, वो कारण हमें नहीं पता आज। वो अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है। कुछ भी कारण से बाज़ार गिरते हैं और वो गैप्स कवर होते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, ये नहीं है कि आप मार्केट के बाहर बैठे हैं। आपको मार्केट में रहना है, मगर कंज़र्वेटिव कंपनीज़ में रहना है, जहाँ पर जैसे मैंने कहा कि फ्रॉथ नहीं है। जहाँ फ्रॉथ आ गया है, वहाँ से डरें और बिल्कुल बाहर निकलें। और कई जैसे अब मैं रेलवे स्टॉक्स देख रहा हूँ या इंश्योरेंस स्टॉक्स देख रहा हूँ, तो उनमें एक तरफ़ा तेज़ी हुई है। बिल्कुल चार्ट में अगर आप देखें तो डंडा खड़ा हो गया है। ठीक है, जीआईसी री का फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। अभी हमने देखा कि ओएमसीज़ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ थी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या बीपीसीएल या आईओसी, बिल्कुल सीधे डंडा खड़ा हुआ है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, कभी भी कोई भी चार्ट 90 डिग्रीज़ पे सस्टेनेबल नहीं होता, कोई भी कंपनी नहीं होती। ये धीरे-धीरे निरंतर 40, 45, 50 डिग्री की कोण पे चलता रहे, वो ही सस्टेनेबल होता है स्टॉक के लिए भी और मार्केट के लिए भी। तो अभी जिस तरीके की तेज़ी आई है, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों को एग्ज़िट मिल रहा है जो उनकी पोज़ीशनें फँसी हुई थी, तो एग्ज़िट लेते रहें और कंज़र्वेटिव कंपनीज़ में आएँ, मैंने कुछ नाम लिए। जी। तो सवाल वही है ना कि क्या ये समय जो है वो एग्ज़िट लेने का है या बाज़ार तेज़ चल रहा है और आगे अच्छी गुंजाइश हो सकती है 2024 में इसको ध्यान में रख कर के नया निवेश करने का है? और ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आपका फ़ोकस इस समय लार्ज कैप की तरफ है। मतलब ये कि लार्ज कैप में इस समय ज़्यादा सेफ्टी है, मिड कैप और स्मॉल कैप जो बार-बार आप कह रहे हैं, शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रॉथ यानी बुलबुला कहीं बन गया है क्या? तो वो शायद संभावना ज़्यादा होगी मिड कैप में, स्मॉल कैप में। लेकिन हमारे जो बड़े इंडेक्स हैं, सेंसेक्स, निफ्टी जिसको हम ज़्यादा देखते हैं और उसके हिसाब से समझते हैं कि बाज़ार की चाल क्या है, कितना बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा। तो वो तो मूलतः लार्ज कैप को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि सेंसेक्स, निफ्टी इनकी तेज़ी जारी रहेगी? अगर कहीं चाल रुकेगी, तो वो मिड कैप की रुकेगी, स्मॉल कैप की रुकेगी? देखिए निफ्टी जैसे मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि इंडेक्स खड़ा भी रहता है और इंडेक्स कहीं नहीं जाता और स्टॉक्स में करेक्शन आ जाता है। सेक्टर रोटेशन हो जाता है। और ये एक सैद्धांतिक बात है कि कहीं पर भी अगर बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मिल रहा हो, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो एफआईआईज़ हैं, वो अपना सेक्टर रोटेशन कर लेते हैं। मगर इंडेक्स में भी राजीव जी बहुत समय तक बहुत गैप्स जो हैं वो रहते नहीं हैं। तो जिस तरीके के गैप अप, जैसे आज भी गैप अप खुला, या कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं वो जो
इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद से कि गैप अप मार्केट कई बार खुला है, तो ये गैप्स कवर होते हैं, ये सिद्धांत है। तो निफ्टी भी नीचे आएगी, तभी मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी में कहीं आप हेज क्रिएट कर सकते हैं, कुछ पुटें खरीद सकते हैं या कुछ ऊपर से कोशिश कर सकते हैं कि आप किसी तरीके से अपनी पोज़ीशंस को हेज करें अगर आप फ्यूचर्स में हैं। अदरवाइज़ अगर कैश में हैं, तो मेरी ये सलाह होगी कि आप प्रॉफिट्स बुक करते रहें निरंतर, अपने जेब में पैसा रखें या पैसा पार्क करें आईटीसी, रिलायंस जैसी कंपनीज़ में, विप्रो जैसी कंपनीज़ में, एचसीएल टेक जैसी कंपनीज़ में, जहाँ पर डैमेज के चांसेस बहुत कम हैं। जी।